दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें हम चैप्टर 26 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज से शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर 27। ठीक है। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 से 366 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। चैप्टर 27 विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में ऊपर। इसमें बताया है कि विकृत चित्त मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ या अनसाउंड माइंड अभियुक्त व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया को समझाता है। ठीक है। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 367 अभियुक्त के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। क्लोज 1 जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है विकृत चित्त है और परिणामत अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तब मजिस्ट्रेट ऐसी विकृत चित्त के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा कराया जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि यदि जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को लगता है या विश्वास होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है वह विकृत मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपनी सफाई बचाव करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले उसकी चित्त विकृत मानसिक स्थिति की जांच कराएगा। सिविल सर्जन या डॉक्टर द्वारा परीक्षण इसके लिए मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जांच जिला सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी चिकित्सा अधिकारी से कराए। वह डॉक्टर उस व्यक्ति की जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक साक्षी के रूप में बयान मतलब गवाही देगा और मजिस्ट्रेट उस परीक्षा को लिखित रूप में दर्ज करेगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृत चित्त है, तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्वानुमान के लिए सरकारी अस्पताल या सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक को निर्देशित करेगा और यथास्थिति मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृत या बौद्धिक दिव्यांग से ग्रस्त है या नहीं। इसमें बताया गया है कि अगर सिविल सर्जन अपनी प्राथमिक जांच में पाता है कि अभियुक्त मानसिक रूप से अस्वस्थ मतलब विकृत है, तो वह अभियुक्त को सरकारी अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक या रोग विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक के पास आगे के इलाज और रिपोर्ट के लिए भेजेगा। मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक यह तय करके मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त विकृत या बौद्धिक दिव्यांग से ग्रस्त है या नहीं। ठीक है। बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 359 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई कर सकेगा। इसका क्लोज 3 कहता है कि जब तक डॉक्टर की परीक्षा और रिपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है तब तक मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त के बारे में धारा 359 के उपबंधों के अनुसार आगे की आवश्यक जो कार्रवाई है कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 4 के बारे में। यदि मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा 2 से निर्दिष्ट व्यक्ति विकृत चित्त व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट को आगे यह अवधारित करेगा कि क्या चित्त विकृत अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में असमर्थ बनाती है, और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा और अभिजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात किंतु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तो वह जांच को स्थगित करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उनके संबंध में धारा 359 के अधीन उपबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। इसका क्लोज 4 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है कि अभियुक्त चित्त विकृत से ग्रस्त है, तो मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि क्या वह अपनी रक्षा में असमर्थ है। यदि वह असमर्थ पाया जाता है तो मामला नहीं बनने पर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड
किए गए साक्ष्य को देखेगा और अभियुक्त के वकील की बात सुनेगा। ठीक है, इसमें अभियुक्त से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मजिस्ट्रेट देखता है कि अभियुक्त के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला ही नहीं बनता है तो वह मामले की जांच को रोक देगा और अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा। ठीक है, मतलब डिस्चार्ज कर देगा। यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनता है तो वह कार्रवाई को स्थगित कर देगा जब तक कि मनोचिकित्सक की राय में उसके इलाज की आवश्यकता हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को अस्पताल या उपयुक्त स्थान पर इलाज उपचार भेजने की व्यवस्था करेगा और धारा 359 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं क्लोज 5 के बारे में। यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति बौद्धिक दिव्यांग से ग्रस्त व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे इस बारे में अवधारित करेगा कि बौद्धिक दिव्यांग के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट जांच बंद करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में धारा 359 के अधीन उबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। इसका क्लोज 5 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिलती है कि अभियुक्त बौद्धिक दिव्यांग से ग्रस्त है और इस कारण अपनी रक्षा और बचाव करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट आगे जांच बंद करने का आदेश देगा और धारा 359 के तहत उबंधित रीति में कार्रवाई करेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 369 के बारे में। ठीक है, अन्वेषण विचारण के लंबित रहने तक विकर्षित व्यक्ति का छोड़ा जाना। क्लोज 1, जब कभी कोई व्यक्ति धारा 367 या धारा 368 के अधीन 368 के अधीन विकर्षित या बौद्धिक दिव्यांग के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का आदेश देगा। यह धारा बताती है कि जब तक मामला रुका हुआ है या जांच सुनवाई लंबित है तब तक उस व्यक्ति को कहाँ रखा जाएगा, जमानत पर कैसे छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लोज 1 कहता है कि जब कोई व्यक्ति अभियुक्त सेक्शन 367 सेक्शन 368 के तहत मानसिक अवस्था या बौद्धिक दिव्यांग के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, स्टेट या कोर्ट चाहे मामला जमानती हो या गैर जमानती, अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने का आदेश देगा। ठीक है, जमानत ऐसी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, अभियुक्त का कोई मित्र या रिश्तेदार या नातेदार लिखित गारंटी वचन देगा कि वह अभियुक्त का पास के अस्पताल से नियमित ओपीडी सहाय रोगी मनोचिकित्सा उपचार कराएगा। वह यह ध्यान रखेगा कि अभियुक्त खुद या किसी और व्यक्ति को नुकसान या चोट न पहुंचाए। ठीक है, परंतु अभियुक्त ऐसी चित्त विकृत या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, रोगी उपचार के लिए समादेशित नहीं करती हो और कोई मित्र या नातेदार किसी निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित चाहे रोगी मनोचिकित्सा उपचार कराने और उसे अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखने का वचन देगा। इसमें कहा गया है कि अगर डॉक्टर कहते हैं कि मरीज की हालत ऐसी है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है तो रिश्तेदार या मित्र केवल इस बात का वचन देगा कि वह उसका ओपीडी इलाज कराएगा और उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यदि मामला ऐसा है जिसमें यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में जमानत नहीं दी जा सकती है या यदि कोई समुचित वचनबद्ध नहीं दिया गया है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा जहां नियमित मनोचिकित्सक उपचार कराया जा सकता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। जमानत नहीं दी जा सकती है तो समुचित वचनबद्ध करेगा। मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा। नियमित मनोचिकित्सा उपचार की व्यवस्था, कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर मामला बहुत गंभीर है और कोर्ट को लगता है कि जमानत नहीं दी जा सकती या फिर अभियुक्त को कोई रिश्तेदार या मित्र उपधारा 1 में जैसा बताया गया है जैसी गारंटी देने को तैयार नहीं है
तो कोर्ट अभियुक्त को किसी ऐसे सुरक्षित स्थान या अस्पताल में रखने का आदेश देगा जहां उसका नियमित मनोचिकित्सक इलाज हो सके। कोर्ट इस की गई पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगा। परंतु लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना में अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने के लिए कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसमें कहा है कि अभियुक्त को किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्था में रखने का आदेश मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा, उससे हटकर नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोज 3 के बारे में। जब कभी कोई व्यक्ति धारा के अधीन विकसित या बौद्धिक दिव्यांग के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय काशित किए गए कार्यों की प्रकृति और चित्त विकृत या बौद्धिक दिव्यांग की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह अवधारित करेगा कि क्या अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है। इसका क्लोज 3 कहता है कि जब व्यक्ति अपनी रक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो कोर्ट उसके द्वारा दिए गए अपराध की गंभीरता और उसकी बीमारी मतलब दिव्यांगता के स्तर को ध्यान में रखकर आगे के आदेश देता है। ठीक है, परंतु पॉइंट है, यदि चिकित्सा राय किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा धारा 368 के अधीन यथा उपबंधित रीति में अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश करने का विनिश्चय करता है, तो ऐसे छोड़े जाने का आदेश किया जा सकेगा यदि पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है कि अभियुक्त को अपने आप को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित किया जाएगा। इसका पॉइंट यह कहता है कि अगर डॉक्टर या विशेषज्ञ की रिपोर्ट कहती है कि इसे छोड़ा जा सकता है तो कोर्ट धारा 368 या के तहत उसे उन्मोचित डिस्चार्ज करने का आदेश दे सकता है। पॉइंट बी, यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है तो अभियुक्त को चित्त विकृत या बौद्धिक दिव्यांगता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश दिया जा सकेगा जहां अभियुक्त की देखभाल की जा सके और समुचित शिक्षा और परीक्षण दिया जा सके। उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है। आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश देखभाल शिक्षा और शिक्षण। इसका पॉइंट भी कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि अभियुक्त को खुले में छोड़ना सुरक्षित नहीं है, उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो कोर्ट उसे आवासीय सुरक्षा में भेजने का आदेश देगा जहां अभियुक्त की देखभाल की जाएगी, उसे उपयुक्त शिक्षा और परीक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 370 के बारे में, जहां या विचारण को पुनः चालू करना। क्लोज 1, जब कभी जांच या विचारण को धारा 368 के अधीन स्थगित किया गया है तब यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकसित न रहने पर किसी भी समय पुनः चालू कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकता है। पिछली धारा में हमने देखा था कि जब अभियुक्त मानसिक रूप में अस्वस्थ था, ठीक है, तो उसकी जांच या मुकदमे को रोक दिया गया था, उसे इलाज जमानत के लिए भेजा गया था। धारा 70 कहती है कि जब अभियुक्त ठीक हो जाता है तो रुके हुए केस मुकदमे को दोबारा चालू कैसे किया जाएगा। तो उसका क्लोज 1 कहता है कि रुका हुआ मामला जब सेक्शन 367 जांच के स्तर पर उस सेक्शन 368 ट्रायल मुकदमे के स्तर पर के तहत केस की कार्रवाई को रोक दिया गया था, जैसे ही वह अभियुक्त ठीक हो जाता है और वह विकसित मतलब मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं रहता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे रुके हुए केस को किसी भी समय फिर से चालू कर सकता है। इसके लिए कोर्ट यह आदेश देगा कि अभियुक्त कोर्ट के सामने खुद उपस्थित हो या पुलिस अधिकारी से कोर्ट के सामने लेकर आए। क्लोज 2, जब अभियुक्त धारा 359 के अधीन छोड़ दिया गया है और उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस
निमित्त नियुक्त किया है, तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाण पत्र है कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, साक्ष्य में लिए जाने का योग्य होगा। इसका क्लोज टू कहता है कि जब अभियुक्त को धारा 359 के तहत शर्तों और जमानत पर उसके रिश्तेदारों या दोस्तों प्रतिभूति की देखरेख में छोड़ा गया है, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके जमानतदार उसे उस अधिकारी के सामने पेश करेंगे जिसे कोर्ट ने इस काम के लिए नियुक्त किया था, मतलब जिसकी जिम्मेदारी पर उस व्यक्ति को छोड़ा गया था। उसका यह कर्तव्य है कि वह जब भी अदालत में उसको बुलाया जाएगा वह उसको लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, वह अधिकारी अभियुक्त की जांच करके एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि वह अभियुक्त पूरी तरह ठीक है और कोर्ट में अपनी रक्षा करने में समर्थ है। ठीक है, अधिकारी का यह सर्टिफिकेट कोर्ट में एक वैध साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और स्वीकार किया जाएगा। सेक्शन 370 का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि जैसे ही व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उसके खिलाफ रोकी ही कानूनी कार्रवाई को न्याय हित में तुरंत दोबारा शुरू किया जा सकता है। अभियुक्त की वर्तमान मानसिक स्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करके ही केस आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 371 के बारे में। मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने पर प्रक्रिया। 370 में हमने देखा था कि ठीक होने के बाद अभियुक्त को कोर्ट में लाया जाता है। अब धारा 371 कहती है कि जब अभियुक्त कोर्ट में उपस्थित होता है या वापस लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसके साथ क्या प्रक्रिया अपनाएगा। क्लोज 1, यदि जब अभियुक्त यथास्थिति मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या पुनः लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो जांच या विचारण आगे चलेगा। इसका क्लोज 1 कहता है कि जब अभियुक्त कोर्ट के सामने उपस्थित होता है या पुलिस जमानतदार द्वारा लाया जाता है, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त अब मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपनी प्रतिरक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है, तो कोर्ट रुकी हुई जांच या विचारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और केस सामान्य तरीके से चलेगा। ठीक है, क्लोज 2, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त अभी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथास्थित सेक्शन 367 या सेक्शन 368 के उपबंधों के अनुसार कार्य करेगा। और यदि अभियुक्त विकचित पाया जाता है और परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है, तो ऐसे अभियुक्त के बारे में वह धारा 359 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा। इसका क्लोज 2 कहता है कि अगर कोर्ट में उपस्थित होने के बाद भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त अभी भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, मतलब पहली कार्रवाई जांच ट्रायल के नियम के अनुसार, तो मजिस्ट्रेट दोबारा से सेक्शन 367 जांच के स्तर पर या सेक्शन 368 ट्रायल के स्तर पर के नियमों के अनुसार काम करेगा, यानी डॉक्टर से दोबारा जांच कराएगा। और यदि वह व्यक्ति वास्तव में विकचित पाया जाता है और इस कारण अपना बचाव करने में असमर्थ रहता है, तो उसके संबंध में धारा 359 के ऊपर इलाज कराने, जमानत देने या सुरक्षित स्थानीय अस्पताल में भेजने के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 372। जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ रहा है, यह धारा तब लागू होती है जब अभियुक्त कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो बिल्कुल ठीक और स्वस्थ दिखता है, लेकिन अपराध करते समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था। जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि वह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जो यदि वह स्वस्थ चित्त होता तो अपराध होता, और यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया गया था चित्त विकृत के कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था कि दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। सेक्शन 372 कहता है कि जांच मुकदमे के समय अभियुक्त देखने में बिल्कुल स्वस्थ, मानसिक रूप से ठीक लगता है, लेकिन कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से मजिस्ट्रेट को यह पक्का विश्वास हो जाता है कि अभियुक्त ने वह काम किया है जो अगर कोई नॉर्मल स्वस्थ इंसान करता तो वह एक अपराध होता, परंतु जब उसने वह काम किया था उस समय मानसिक अस्वस्थ
चित्त विकट के कारण वह यह सुनने में असमर्थ था कि वह क्या कर रहा है, ठीक है, या वह काम गलत है या कानून के खिलाफ, विधि के प्रतिकूल है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। अभियुक्त जांच विचारणे के समय स्वस्थ चित्त का प्रतीत होता है। ये कहता है कि अभियुक्त वर्तमान में, मतलब जांच ट्रायल के समय स्वस्थ चित्त दिखता है। पॉइंट 2, मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है। पॉइंट 2 कहता है कि कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से मजिस्ट्रेट पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है, ठीक है, सर्टिफाइड हो जाता है। पॉइंट 3, यह विश्वास करने का कारण हो कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है जो यदि वह स्वस्थचित्त होता तो अपराध होता। पॉइंट 3 कहता है कि यह विश्वास हो कि कार्य उसी अभियुक्त ने किया है और वह काम कानूनी अपराध है। पॉइंट 4, यह भी विश्वास हो कि वह उस समय चित्त विकट के कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था कि यह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। पॉइंट 4 कहता है कि यह भी सिद्ध हो कि घटना के वक्त वह मानसिक बीमारी के कारण अपने काम का परिणाम या उसका गलत होना समझ नहीं पा रहा था। तो धारा 84 PNS धारा 22 का सिद्धांत कहता है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा। मजिस्ट्रेट मामले में आगे कार्रवाई करेगा। यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द कर देगा। जब ऊपर दी गई स्थितियां बन जाती है तब मजिस्ट्रेट 2 रास्ते अपनाएगा, ठीक है। पहला ये होगा कि मजिस्ट्रेट मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई खुद जारी कर रखेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि अपराध ऐसा है जिसका ट्रायल कानून के अनुसार केवल सेशन न्यायालय द्वारा ही किया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट केस को आगे की सुनवाई और फैसले के लिए सेशन कोर्ट को भेज देगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।